नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, सबसे पहले करेंगे उन खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर मॉक ड्रिल से जुड़ी। जी हां, मॉक ड्रिल के लिए पूरा देश तैयार है। आज भी अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग जगह से कि किस तरीके से मॉक ड्रिल वहां पर की जा रही है। लेकिन कल का दिन काफी खास और काफी अहम, क्योंकि कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी और उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं, जहां यूएनएससी में पाकिस्तान का ड्रामा चलता हुआ नजर नहीं आया है। एक बार फिर से पाकिस्तान के जो पेच थे वो उल्टे ही पड़ते हुए नजर आए हैं। तो पाकिस्तान की हम लगातार बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुद्दा भी इस वक्त यूएनएससी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार यूएनएससी में लगातार लग चुकी है पाकिस्तान को, और अब एक बार फिर से पाकिस्तान का जो ड्रामा है वो वहां पर चलता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि जो बीते कल बैठक हुई थी उस बैठक में पाकिस्तान से ही कई तरह के अहम सवाल पूछे गए जिनका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाया। तो इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरीके से यूएनएससी में एक बार फिर से पाकिस्तान की हुई है फजीहत। लेकिन सबसे पहली प्रमुख खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार बढ़ती जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया था और कई सारे कदम पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक उठाए गए थे। तो वहीं अब भारत भी हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। कल देश के कई जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसके तहत लोगों को आपात स्थिति से किस तरीके से निपटा जाए इसकी ट्रेनिंग उन सभी को देंगे। और इसके साथ ही आज भी अगर हम बात करें तो कई जगह पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जब सायरन बजे तो आपको क्या करना है। जब आपके क्षेत्र में अगर ये सायरन बजता है तो आपको क्या करना है, किन किन जगहों पर ये सायरन बजाए जाएंगे, और साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मॉक ड्रिल से पहले आज हुई अहम बैठक के बारे में। तो दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है ये गृह मंत्रालय में, और मॉक ड्रिल से पहले गृह सचिव की तरफ से ये अहम बैठक बुलाई गई थी जिसमें अधिकारी सभी पहुंचे थे। कई राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आए। इस बैठक में शामिल हुए हैं। आने वाले कल में या 7 तारीख को जो मॉक ड्रिल होनी है उसको लेकर ये अहम बैठक थी। मॉक ड्रिल को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आज दिए गए हैं इस बैठक के जरिए। साथ ही आपको बता दें कि कुल 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन कल किया जाएगा, और इसमें से कई सारे जिले ऐसे हैं जो कि बॉर्डर के किनारे सटे हुए हैं। नागरिकों को आपात स्थिति से कैसे निपटना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही मॉक ड्रिल के लिए देश तो तैयार है ही, लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज भी कई जगह पर मॉक ड्रिल की गई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीनगर की डल झील की ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ सिविल लाइन पुलिस फोर्स की, और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस की कि किस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। अलर्ट मोड पर इस वक्त टीमों को रखा जा रहा है, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो या फिर एनडीआरएफ की टीम हो या फिर स्थानीय प्रशासन हो, पुलिस फोर्स हो, सभी को इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें आज की, हालांकि इस तरीके की तस्वीरें कल और भी कई सारी सामने आएंगी, क्योंकि कल काफी अहम दिन 7 तारीख जब 244 जिलों में इस तरीके के मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर युद्ध छिड़ता है या कोई भी आपात स्थिति बनती है, दुश्मन देश हमला करते हैं, तो आपको किस तरीके से बचना है, अपने साथ के लोगों को कैसे बचाना है। लेकिन इसके साथ ही जो सायरन बजेगा, आखिर वो सायरन कहां कहां लगाए जाएंगे एक बार वो भी आपको बताते हैं। मॉक ड्रिल किसी प्रकार यदि अर्थक्वेक की सिचुएशन होती है तो उस टाइम सिविल अथॉरिटी का क्या काम है, एनडीआरएफ का क्या काम है, एसडीआरएफ का क्या, सभी का जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको एक तरह से अभ्यस्त किया जाता है। यानी कि एक सिनेरियो ऐसा बनाया जाएगा कि आप रियल सिनेरियो को कोरिलेट करके बनाया जाएगा। जब बोट कैप्साइज होती है यहाँ पे तो कैसे उसको रेस्क्यू किया जाता है। इसके बगैर हमारा 2-4 इक्विपमेंट है यहाँ पे, जैसे कि रूप गन है, उससे कैसे हम यहाँ पे वाटर में रेस्क्यू करते हैं। इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जब बोट पलटता है उसको कैसे सीधे किया जाता है, उसी के बारे में आज ये डिमॉन्स्ट्रेशन थी यहाँ पर। लोगों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी कहीं पे कोई एडवाइजरी आ जाए किसी भी आईएमडी से या यहाँ पे लोकल जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे जो है उस टाइम जो है अपने आप को थोड़ा बहुत जो है दूर ही रहा जाए।
तो एसडीआरएफ टीम के ये लोग थे जिन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल आखिर क्यों जरूरी है, किस तरीके से आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। लेकिन इसके साथ ही इस सिविल मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होगा, एक नजर उस पर भी डालें। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर हम देखें तो सिविल मॉक ड्रिल में यानी कि कल जो मॉक ड्रिल होगी उसमें जिलाधिकारी शामिल होंगे, स्थानीय प्रशासन इसमें पूरी तरह से सहभागिता होगी और साथ ही सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं, पुलिसकर्मी इसमें शामिल होंगे, होमगार्ड्स इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं वो भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम और एनवाईकेएस नेहरू युवा केंद्र के संगठन के जो तमाम छात्र हैं, जो युवा हैं, वो भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे और सीधे तौर पर ये सीख उन्हें दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी इसको लेकर कि अगर कोई भी आपात स्थिति होती है तो आपको किस तरीके से अपना बचाव करना है और अपने साथ के लोगों का बचाव करना है। और साथ ही आपको ये बता दें कि आखिर ये सायरन कहाँ कहाँ पर लगाए जाएंगे, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सायरन की अगर हम बात करें तो ये सायरन सीधे तौर पर सरकारी भवन जो है वहां पर ये सायरन लगाए जाएंगे, प्रशासनिक भवन पे लगाए जाएंगे, पुलिस मुख्यालय पे ये सायरन बजेंगे, फायर स्टेशन है, सैन्य ठिकाने जो है वहां पर ये सायरन बजेंगे। साथ ही जो शहर के बड़े बाजार हैं और भीड़ भाड़ वाली जो जगह है उन पर वहां पर भी ये सायरन बजाए जाएंगे और इन सायरन बजाने के बाद में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन अगर आप इस ऐसे किसी क्षेत्र में हो जहां पर ये सायरन आपको कल सुनाई दे तो आपको क्या करना है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। तो जब सायरन बजे तो सबसे पहले तुरंत ही आप सुरक्षित स्थानों की तरफ तुरंत चले जाए, जो भी आपके आसपास में सुरक्षित जगह हो। 5 से 10 मिनट में सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाएं किसी भी कीमत पर, कोशिश ये रखिएगा। इसके साथ ही सायरन बजने के दौरान बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और सुरक्षित जगह पर आपको सबसे पहले पहुंचना है अपने साथ के लोगों को लेकर के। सिर्फ खुले इलाकों से हट जाए, जो खुले मार्केट हैं, बाजार हैं, वहां से हट जाएं और भीड़भाड़ वाली इस जगह से हटें। घरों और सुरक्षित इमारतों के अंदर आप पहुंच जाएं समय रहते ही, जैसे ही ये सायरन बजेंगे। और इसके साथ ही इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन साथ ही टीवी, रेडियो या फिर सरकारी अलर्ट्स की तरफ से जो भी मैसेज आता है, जो भी संकेत आता है, उस पर भी खासतौर पर ध्यान रखें। अफवाहों से बचें और प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश आपको दिए जाए उनका पालन करें। तो जब भी सायरन बजे तो आपको क्या करना है ये हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत की तरफ से कई सारे कदम तो उठाए ही जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और उसका असर भी अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए इस वक्त मोहताज होता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बगलिहार डैम की और दूसरी आप देख रहे हैं सलाल डैम की, क्योंकि संधि समझौते के खत्म होने के बाद में अब जब पानी रोक दिया गया है तो पाकिस्तान में पानी की सीधे तौर पर काफी कमी नजर आ रही है। जो नदियां हमेशा फुल रहती थी उनमें अब 2 फीट भी पानी नहीं बचा है, सूखे जैसे कगार इन नदियों में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये चिनाब नदी की ये तस्वीरें हैं, लेकिन इसका सीधा असर वहां की आवाम पर पड़ रहा है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पानी इन्हीं नदियों का इस्तेमाल किया जाता है और जब इन नदियों में ही पानी नहीं होगा तो कृषि जो है वो सीधे तौर पर हम देखें तो उस पर सीधा असर। लेकिन इसके साथ ही इसी जल से जो ये नदी का पानी है ये और भी कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कदम उठाया गया और पाकिस्तान है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि पाकिस्तान, भारत की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। सीज फायर का एक बार फिर से उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने 12वें दिन लगातार एलओसी पर फायरिंग की है, सीज फायर का ये उल्लंघन किया है। और एलओसी के आसपास की जगह की अगर हम बात करें तो कुल 8 जगह है जहां पर ये फायरिंग पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई है, जिसमें खासतौर पर कुपवाड़ा है, बारामूला है, पुंछ है, राजौरी है जहां पर सीज फायर तोड़ा गया है और इसके अलावा मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में भी ये फायरिंग की गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस फायरिंग जैसे ही पाकिस्तानी की तरफ से फायरिंग की गई तुरंत भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और 12 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तानी सेना कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, दिल्ली से नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल बरिस्टो बडगाम से। सबसे पहले नीरज आपके पास में आना चाहेंगे, अभी जो हाल ही में ये बैठक हुई है गृह मंत्रालय में, इस अहम बैठक में सीधे तौर पर मॉक ड्रिल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल दिशा निर्देश जारी हुए हैं इसमें और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक थी। गृह सचिव ने ये बैठक ली थी और
देश के तमाम राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं इस बैठक में शामिल हुए थे। कई तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो आप देखें कि गृह सचिव की तरफ से दिए गए। खासतौर से जो 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी उसमें से 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं और ये 100 जिले वो जिले हैं जो काफ़ी अति संवेदनशील हैं और ख़ासतौर से पाकिस्तान की जो सीमा है उसके काफ़ी नज़दीक हैं। इसके साथ साथ ही इस बात का भी दिशा निर्देश दिया गया था कि गांव स्तर से लेकर और जो जिला स्तर है उस पर ये मॉक ड्रिल है वो लागू की जाएगी, यानी कि वहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी। और इसके साथ साथ ही प्राथमिक जो चिकित्सा है उसके किस तरह के इंतजाम है, अस्पतालों में दवाइयों की किस तरह की व्यवस्था है, अस्पताल कितने तैयार हैं, अगर कोई भी हवाई हमला होता है या ऐसी कोई स्थिति आती है तो लोगों को किस तरीके से जो चिकित्सा है वो उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अलावा 244 जिले में हमारी जो सिविल डिफेंस है उसकी किस तरह की तैयारी है, उसका आधारभूत जो ढांचा है वो किस तरह का है, उसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। इसके साथ साथ ही अगर इलेक्ट्रिक जो कह सकते हैं कि सप्लाई अगर बाधित होती है तो उस स्थिति में जो लोग हैं उनको क्या करना है, मोमबत्ती और टॉर्च की जो पर्याप्त मात्रा में जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर डिजिटल फेलियर होता है, यानी कि पैसे का लेन देन अगर लोग नहीं कर सकते हैं, वैसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में कुछ जो कैश है वो लोगों के घर में होना चाहिए ताकि जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो परचेज की जा सके। तो इस तरह के जो तमाम दिशा निर्देश हैं वो गृह सचिव ने इस बैठक में दिए। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और करीब 45 मिनट तक ये बैठक चली। और आप देखें कि कल पूरे देश भर में जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी और ये मॉक ड्रिल इस तरीके से की जाएगी कि दिन में अगर कोई हवाई हमला होता है तो किस तरह से बचाव करना है, रात को अगर हवाई हमला होता है तो किस तरह से बचाव करना है, सायरन आने के बाद तुरंत किस तरह से रिएक्ट करना है, खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको किस तरीके से अलग करके और सुरक्षित स्थानों पर लेके जाना है। तो ये तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए। और आप देखें एनसीसी हो, सिविल डिफेंस हो, इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र के जो लोग हैं और ख़ासतौर से जो ग्रामीण और शहरी इलाके के जो प्रबुद्ध बुद्धिजन जो खासतौर से पहले भी सरकार के साथ इस तरह के कार्यक्रमों में सहयोग करते रहे। आपने देखा होगा कि कोविड में भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने स्वयं वॉलंटियर बने थे और स्वयं सेवक के रूप में उन्होंने कई सारे कदम उठाए थे। तो ऐसे लोगों से भी अपील की गई है कि मॉक ड्रिल में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको बताएं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रयास है। अगर जिस तरीके का तनाव भारत और पाकिस्तान में बना हुआ है, आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, लगातार गोलीबारी की जा रही है। अगर बाई चांस किसी तरह की ऐसे हमले की स्थिति आती है या हवाई हमला होता है तो उस समय हमें घबराना नहीं है, लेकिन क्या क्या कदम उठाने हैं उसकी तैयारियां मुकम्मल तरीके से होनी चाहिए। इस तरह के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं वो गृह सचिव की तरफ से इस बैठक में दिए गए। ठीक है नीरज, हमारे साथ में इस वक्त विशाल बैरिस्टो भी लगातार बने हुए हैं। विशाल, अगर हम देखें तो एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। 12वें दिन भी ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया और कुल 8 जगहों पर ये फायरिंग की गई है। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान जो है वो लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है और इसी वजह से 2013 का जो हमारा एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर वो अब खटाई में पड़ गया है। और जब हम बात कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं इस वक्त बड़गाम में जो 25 किलोमीटर है श्रीनगर से, कल श्रीनगर और बड़गाम सहित 19 जगहों पर ये मॉक ड्रिल होगी। और इसके अंदर कुछ ऐसी जगह भी है जो बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है, जिसके अंदर सांबा, अखनूर, उड़ी, नौशेरा, ये तमाम वो इलाके हैं जो बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। इनको बोल्ड में हाईलाइट किया गया है, जो लिस्ट हमारे पास आई है। और ये जो मॉक ड्रिल है वो इसलिए है ताकि लोग दिन और रात का फर्क कर सके, क्योंकि जब रात में हवाई हमला होगा तो कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। आपको अपने लेवल पे भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप किसी भी तरह की कोई भी रोशनी ना फैलाए। एक माचिस की तिल्ली भी आप आइडेंटिफाई कर सकती है, लोकेट कर सकती है दुश्मन को। और मोमबत्ती भी अगर आप जलाते हैं तो वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो तमाम चीजें बताई जाएंगी। 71 में इस तरह का एक्सरसाइज हुई थी और तब हमने अपने इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को ये तक बताया जाता है कि उस वक्त ताजमहल को काले कपड़े से ढका गया था। तो हमें अपने जो संयंत्र है, इंपॉर्टेंट प्लांट्स है, चाहे वो एटॉमिक हो चाहे इंडस्ट्रियल एरियाज हो, उनकी भी हिफाजत करनी है। तो ये ना सिर्फ आम इंसान के लिए, आम शहरी के लिए, बल्कि तमाम उन चीजों पर भी नजरें रहेंगी जिनकी जरूरत है और जो अटैक का हिस्सा बन सकते हैं, खास तौर से पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है विशाल, आपके पास वापस आएंगे। अश्विनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, अगर हम देखें तो इस तरीके के पाकिस्तान की तरफ से तो सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया ही जा रहा है, लेकिन भारत भी
लगातार कदम उठा रहा है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में हमने अपनी जो तस्वीरें सामने आई हैं डैम बंद होने के बाद में, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से चेनाब नदी में जलस्तर जो है वो एकदम ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी कृतिका, निश्चित तौर से अगर देखें तो भारत ने जब सिंधु जल समझौते को एडवांस पर रखा, जब उसको स्थगित कर दिया, तो भारत को अभी सभी जो प्रमुख नदियां हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे झेलम हो, चाहे चिनाब हो, उनके जल का जो 80% उपयोग पाकिस्तान करता था, पूरा का पूरा भारत उसका उपयोग कर सकता है। मैं खुद दिखाऊंगा आपको दृश्य, मैं चिनाब के किनारे ही खड़ा हूँ। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर बगलिहार डैम आता है, वहाँ की भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। स्थिति यह है कि बगलिहार डैम जो सूत्र बताते हैं NHPC के, और सलाल डैम, इन दोनों डैम पे 1960 के इस सिंधु जल समझौते की वजह से दशकों से जो है वहाँ पर जो सिल्ट था, वहाँ पर जो तलछट था, वहाँ पर जो गाद था, उसको जो है साफ करने की भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। पाकिस्तान हमेशा इस बारे में अड़ंगा लगाता था। अब जबकि 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक इनकी सिल्ट की सफाई की गई है, तो उसके बाद बगलिहार डैम और सलाल डैम को गेटों को बंद कर दिया गया है। वहाँ पर जो रिजर्वायर सरीखे जो हमारे कंस्ट्रक्शन से, वहाँ पर पानी भरा जा रहा है और वहाँ पर पानी भर रहा है। और उसके बाद स्थिति यह है कि स्थानीय लोग यहाँ के बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने 70 साल में कभी भी इस तरीके से चिनाब का जलस्तर नहीं देखा। चिनाब का जलस्तर सामान्यतः जब बारिश होती है तब बहुत ज़्यादा रहता है। रन ऑफ द रिवर डैम प्रोजेक्ट है, चाहे बलाल हो, चाहे किशनगंगा हो, चाहे सलाल हो, चाहे उड़ी हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भारत ने साफ तरीके से कह दिया है कि यहाँ पर खून बहे और पाकिस्तान के लिए हम फ्री में पानी बहाएं, ऐसा अब संभव नहीं है। और निश्चित तौर से उसकी बानगी इस समय पाकिस्तान देख रहा है। जबकि ये चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से भले निकलती है, लेकिन किश्तवाड़ होते हुए, यहाँ घाटी के अलग अलग हिस्सों से होते हुए, रामबन होते हुए, अखनूर सेक्टर होके पाकिस्तान के सियालकोट पहुँचती है। तो पाकिस्तान के सियालकोट में अगर देखें तो चाहे वो पंजाब का इलाका हो, चाहे अन्य इलाके हो, पूरी तरीके से वो इसी खेती पर निर्भर करते हैं। पीने के पानी की सप्लाई इस पर निर्भर करते हैं। तो पानी सिर के ऊपर बहा है 22 अप्रैल की घटना के बाद। तो पानी आंखों का मरा है पाकिस्तान का। पानी हो रहा पाकिस्तान अगर UNSC में अपनी हरकतों को लेकर, तो भारत ने एकदम साफ कर दिया है कि पानी के लिए भी हम तरसा सकते हैं पाकिस्तान को, चाहे वो जल को रोकने की बात हो या फिर आवश्यकता पड़ने पर जल प्रहार की बात हो। जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से रणनीतिकार, भूगर्भ जलवेत्ता और स्थानीय जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस हिसाब से लेगा। लेकिन ये मान के चले कि सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी इस घाटी के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं थे। यहाँ पर प्राकृतिक की नियामत थी, 5 नदियां हैं, यहाँ पर नदियों के जल को रोककर बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जा सकते थे। लेकिन सलाल जो कि बना और उसके बाद जब बगलिहार बना, इन डैम पर भी इसके जो सेकंड फेज के कंस्ट्रक्शन है उस पर पाकिस्तान ने रोक लगाया। किशनगंगा डैम पर भी उसने हमेशा रोक लगाया। उड़ी का जो सेकंड प्रोजेक्ट बनना हुआ था, उड़ी 2 जिसको कहते हैं, उसको रोक लगाया। अब जबकि भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है, भारत कन्वेंशनल डैम भी बना सकता है, रन ऑफ द रिवर डैम के अलावा ऐसे डैम बना सकता है जिसमें बड़े रिजर्वायर हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से निकली हुई बिजली, यहाँ से निकली हुई ऊर्जा, यहाँ से निकला हुआ इलेक्ट्रिसिटी केवल जम्मू कश्मीर को नहीं, हरियाणा को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, दिल्ली को नेमतें दे सकता है। तो भारत तेजी से उन सभी परियोजनाओं पर भी भविष्य में काम करेगा। अभी भारत ने शॉर्ट टर्म जो मेजर्स हैं उसको उठाए हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स पर बड़ी तेजी से बात चल रही है। लगभग आधा दर्जन जल विद्युत परियोजनाएं घाटी में लंबित पड़ी हुई हैं जिन पर कार्य नहीं चल रहा था। उम्मीद यह है कि उस पर भी तेजी से कार्य होगा और पाकिस्तान को यह समझ में आएगा कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा सकता है और साथ ही साथ एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के लिए जिस तरीके के वो गीदड़ भपकिया देता है उसका कमर तोड़ जवाब भी दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही नीरज और विशाल, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव की स्थिति पर बंद कमरे में बैठक का अनुरोध किया था, जिसके बाद पहलगाम अटैक और भारत पाकिस्तान तनाव पर सोमवार रात को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC की ये मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की चाल उसी पर भारी पड़ती हुई नजर आई। भारत के खिलाफ बोलने पर पाकिस्तान उल्टा ही फंस चुका है। पहलगाम हमले को लेकर UNSC में पाकिस्तान से कई सारे तीखे सवाल किए गए, जिनका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाया।
कश्मीर पर पाकिस्तान की झूठा एजेंडा पूरे करने की जो पूरे एजेंडा था वो इस वक्त ध्वस्त हो चुका है और भारत की शांत रणनीति पाकिस्तान पर भारी पड़ती नजर आई। पाकिस्तान की स्थिति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास असफल हो गए हैं और बैठक में शामिल सदस्यों ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो भारत के साथ बात करके द्विपक्षीय तरीके से इस मुद्दे का हल निकाले। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि यूएनएससी में किस तरह से पाकिस्तान की हुई है फजीहत। तो यूएनएससी में हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान अपनी फजीहत करा चुका है और एक बार फिर से ये फजीहत हुई है। मदद मांगने गया पाकिस्तान खुद फंसता हुआ नजर आया है। ये मदद मांगी गई थी यूएनएससी से कि सभी देश उसके साथ मिल जाएं, लेकिन हुआ उसके उलट। ना कोई रिजोल्यूशन और ना ही कोई बयान जारी किया गया है। कुल मिलाकर हम देखें तो 15 देशों की 2.5 घंटे ये बैठक चली है, लेकिन इस 2.5 घंटे की बैठक का नतीजा क्या रहा? जीरो। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को फटकार भी लगाई गई है और किस तरीके से ये फटकार लगाई वो भी आपको बताएं, क्योंकि यूएनएससी ने पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सभी सदस्यों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। पहलगाम में जो हमला हुआ था उस हमले की निंदा करते हुए नजर आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि एलटी की भूमिका पर पाकिस्तान से कई सारे सवाल इस वक्त किए गए हैं। पाकिस्तान पर हालात बिगाड़ने का भी आरोप इस दौरान लगा। यूएनएससी में जब भारत के खिलाफ आवाज उठा रहा था तब वो चौतरफा घिरता हुआ नजर आया। जो सवाल उससे किए गए उनका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाया और पाकिस्तान पर हालात बिगाड़ने का भी आरोप इस वक्त अब लग चुका है। इसके साथ ही कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जो साजिश थी पाकिस्तान की, वो एक बार फिर से फेल होती नजर आई है। यूएनएससी ने पाकिस्तान को भारत से सीधी बातचीत करने की साफ तौर पर सलाह दे दी है कि आप भारत के साथ बैठिए और इसका कोई हल निकालिए। पाकिस्तान की राजनयिक चाल जो है वो उल्टी पड़ती हुई बीते कल यूएनएससी में नजर आई, लेकिन इसके साथ ही कई सारे सवाल भी पाकिस्तान से पूछे गए हैं। क्या है वो सवाल, एक बार वो भी आपको बताते हैं। पहलगाम हमले में भूमिका को लेकर ये तीखे सवाल पाकिस्तान से किए गए हैं। यूएनएससी में ये सवाल पूछा गया कि लश्कर-ए-तैयबा यानी कि एलटी का आखिर रोल क्या है। ये सवाल यूएनएससी में पाकिस्तान से पूछा गया, जिस पर पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाया है। 26 मौतों पर पाकिस्तान जो है कोई जवाब नहीं दे पाया। पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा एक बार फिर से फेल होता हुआ नजर आया और कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय विवाद पाकिस्तान की तरफ से बताया गया था यूएनएससी की इस बैठक में, लेकिन जब सवाल उनसे किए गए तो वो जवाब नहीं दे पाया। सिंधु जल संधि पर भारत को घेरता हुआ नजर आया पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम रही। भारत के सैन्य रुख को उकसाने वाला बताया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत का जो सैन्य रुख है वो उकसा रहा है और ऐसे में यूएनएससी ने पाकिस्तान की एक बात नहीं सुनी और उल्टा फटकार लगा दी है। यानी कि कुल मिलाकर एक बार फिर से फजीहत पाकिस्तान की हुई है। इसके साथ ही भारत की कूटनीति के आगे आखिर घुटने कैसे टेके हैं वो एक बार नजर डालते हैं। भारत की सदी हुई कूटनीति ने ही पाकिस्तान की जो बाजी है वो मारती है सीधे तौर पर और यूएनएससी से भारत की चुप्पी जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि भारत एकदम शांत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा था और इस दौरान ये शांत रणनीति भारत की उसको काफी फायदेमंद हुई और पाकिस्तान के लिए काफी नुकसानदायक। पाकिस्तान की जो हर चाल है वो सीधे तौर पर बेअसर नजर आई। सैयद अकबरुद्दीन का कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ भ्रम फैलाता है। ये बात सैयद अकबरुद्दीन की तरफ से कही गई है। यूएनएससी सदस्यों ने संयम और संवाद की बात को दोहराया है कि संयम से काम लिया जाए और संवाद करके इसका हल निकाला जाए। ये बात यूएससी की तरफ से की गई। पाकिस्तानी राजदूत की तरफ से फर्जी विक्ट्री क्लेम भी की गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि मकसद पूरा हो गया है, चर्चा हो गई है और मीडिया के सामने खुद इसको सफल उनकी तरफ से बताया गया। हालांकि आपको बता दें कि यूएनएससी की तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा गया है इस बैठक को लेकर के। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अखिलेश सुमन, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के साथ। अखिलेश, सीधे तौर पर पाकिस्तान ना तो बाज आ रहा है और उल्टा यूएनएससी में बार बार फटकार लगने के बाद फिर भी पहुंच जाता है बेशर्मी की तरह। देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन इस बार कश्मीर का मुद्दा नहीं, इस बार हुआ क्या कि पहलगाम का मुद्दा छाया रहा और पहलगाम के मुद्दे पे पूरी तरह से वो एकदम किनारे अलग थलग पड़ गया। अलग थलग इस रूप में पड़ गया कि लोगों को ये पता है कि 26 लोग जो मारे गए वो निरपराध आदमी थे, उनका न सेना से कोई संबंध था, न पैरामिलिट्री फोर्स से कोई संबंध था, वो महज एक सैलानी थे
और उस सैलानियों का धन पूछ कर अगर हत्या की जाती है तो ये पूरे दुनिया के लिए चुनौती है कि इस तरह का आतंकवाद अगर होगा तो दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 15 सदस्य हैं, उन 15 सदस्यों में अलग अलग तरह के सवाल पूछे और उन सवालों पे पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वो जो पहलगांव की घटना है वो भारत ने खुद कराई है, जिसको कि सभी देशों ने नकार दिया। उनकी इस थ्योरी को कोई लेने वाला नहीं था, कोई मानने वाला नहीं था। और चूंकि ये जो सुरक्षा परिषद की बैठक है, ये बैठक एकदम इंटरनल होती है, क्लोज डोर होती है, इसलिए अब सबको अपनी अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिला है। पाकिस्तान भी पीठ थपथपा ले, लेकिन सच बात यह है कि उनको तो कड़वी घूंट पिलाई गई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में, और कोई सदस्य उनके पक्षपात करने नहीं आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ने सवाल खड़े किए और सभी ने कहा कि अगर इस मामले का कोई हल निकालना है तो आप भारत के साथ बात कीजिए, आपको बार बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रस्ताव लेकर पाकिस्तान ही सुरक्षा परिषद में गया था और वहां उसकी किरकिरी हो गई। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए एक यह तरीके से खतरे की घंटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी साख पूरी तरह खत्म हो गई है। लोगों को लग रहा है कि आतंकवाद के बारे में भारत जो लगातार कहता रहा है कि आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान से, हर आतंकवादी घटना दुनिया में जो घटती है उसकी जड़ें जो है, उसकी शाखाएं पाकिस्तान से जुड़ी होती है, उसको तकरीबन सभी देशों का भरोसा बना है। और इसीलिए सुरक्षा परिषद में भी पाकिस्तान की थ्योरी को किसी ने नहीं माना है। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कुल मिलाकर फिलहाल पाकिस्तान की एक बार फिर से यूएनएससी में फजीहत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इस वक्त हर स्थिति से निपटने की तैयारी में लगा हुआ है और कल मॉक ड्रिल का भी आयोजन देश की 244 जिलों में किया जाएगा। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पॉइंट से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।